हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसपीएन साइंस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट, और इस चैप्टर के डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोगों की टॉपिक हो चुकी थी 15.1 और अब हम लोग आ चुके हैं टॉपिक 15.2, जो कि है हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। मीन्स कि हम लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ कैसे इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं। आज इसी टॉपिक पे हम लोगों का डिस्कशन है। आइए देखते हैं आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। हम सभी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप अगर सोचें इस लाइन के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट हैं। सो देयर इज नो डाउट ओवर दिस लाइन, वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। जो दूसरी लाइन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। यानी कि इन्वायरमेंट जो है उसमें अगर बदलाव हो तो हम लोग प्रभावित होते हैं, और अगर हम लोगों में बदलाव हो या हम लोग की एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो हम लोग इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। दो एग्जाम्पल है आपके सामने में। एक पहला है कि इन्वायरमेंट कैसे हमें अफेक्ट करता है। आपको एक इंसिडेंट लेना होगा, या कई बार आपने सुना भी होगा कि इस ईयर मॉनसून फेल हो गई जिसके चलते क्रॉप भी उतने ज़्यादा नहीं हो सके हैं। तो मॉनसून की फेलियर हमारा एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है। किसी पर्टिकुलर ईयर में उतनी बरसात नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी, तो उस पर्टिकुलर ईयर में क्रॉप की फेलियर देखने को मिलती है। इम्पोवरिशमेंट, पॉवर्टी जैसे कई प्रॉब्लम्स को लोग फेस करने लगते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं, इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों के बीच में देता हूं। हम सभी की लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है, और लाइफ स्टाइल का चेंज होने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं सभी आजकल मशीन मेड्स प्रोडक्ट होते हैं। दैट मीन्स कि इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस काफ़ी बढ़ गई है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस होने से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, ये हम सभी जानते हैं। और यही पॉल्यूशन कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स को भी इन्वायरमेंट में रिलीज कर रही है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरे विश्व की तापमान में वृद्धि जैसी सिचुएशंस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो अभी अभी आपने देखा कि इन्वायरमेंट हमें प्रभावित कर रहा है और हम सभी इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे? विथ एन एग्जाम्पल। अब हमारे पास अगली जो टॉपिक होने वाली है उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग आज इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक को देखेंगे। वो दो मेन टॉपिक्स कौन हैं? वो दोनों मेन टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट के ही प्रॉब्लम है। पहला है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ओजोन लेयर का डिप्लेशन, यानी कि ओजोन की परत में की क्षरण। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के पास एक लेयर है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। आपने इसके बारे में पहले भी कभी सुना होगा। है, आज हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज ओजोन? एक्चुअली में ये क्वेश्चन बनता है कि ओजोन है क्या। तो हम सभी एक ही बात कहेंगे, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिल करके एक जो मॉलिक्यूल बनता है उसी को हम लोग ओजोन कहते हैं। फिर से मैं बोल देता हूं, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिल करके बनने वाला ही मॉलिक्यूल ओजोन कहलाता है। हाँ, ओजोन डेडली पॉइजनस भी होता है। ओजोन is a molecule formed by 3 atoms of oxygen, and also ozone is a deadly poisonous thing. आप देखो इसमें एक आयरनी फील करोगे, एक विडंबना महसूस करोगे, जहां O2 हम सभी के लिए लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके इनहेलेशन के बिना हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी O2 पे ही डिपेंडेंट होते हैं। वहीं O3 यानी कि ऑक्सीजन का 3 एटम से मिलकर के बनने वाला मॉलिक्यूल जिसको हम ओजोन कहते हैं,
ये ह्यूमन बीइंग एंड क्रिएचर्स के लिए डेडली पॉइजनस है। अगर आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करें डायरेक्टली तो फैटल चांसेस देखने को मिलेंगे या फैटल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब आपने जान लिया कि व्हाट इज ओजोन। अब अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं, फंक्शंस ऑफ ओजोन। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के हायर लेवल्स पे ओजोन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब एटमॉस्फेयर का हायर लेवल क्या होगा आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर के पास में ओजोन लेयर होते हैं जो ओजोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको समझने के से पहले आपको ये समझना होगा सन के बारे में। सन कई प्रकार के रेडिएशंस को एमिट करते हैं और उसी एमिशंस में से एक होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बच्चों ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर लंबे समय तक ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन के द्वारा रिलीज आउट की जा रही हैं, अगर उनके प्रति हम एक्सपोज हो जाएं लंबे समय तक में, तो इसके डेंजरस रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के ऊपर में इसका प्रभाव क्या होगा, तो आप ये देख सकते हो कि ह्यूमन बीइंग में स्किन कैंसर्स के भी चांसेस बनते हैं, स्किन कैंसर्स भी हो जाती हैं। तो उतने खतरनाक लेवल से बचाव हमारा कौन सा चीज कर रहा है, तो यही ओजोन का लेयर कर रहा है जो कि हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है। तो आपने अभी तक दो चीज समझ लिया होगा, व्हाट इज ओजोन और दूसरा है फंक्शंस ऑफ ओजोन। अब हम लोग थोड़ा आगे चल के और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि ओजोन कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए हमने पहले पढ़ा कि अल्ट्रा वायलेट चीजों से, रेज से हमारा ये ओजोन का ही लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अभी आपको ये पढ़ना है कि ओजोन कैसे बनता है। तो प्रोटेक्शन ओजोन ही कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और ओजोन का फॉर्मेशन भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ही होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ही ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे, तो मैं बता रहा हूं। सपोज दैट कि अर्थ हो गई और इस अर्थ के हायर लेवल पे, हायर लेयर पे जो O2 होती है, उस O2 पर आप यहां से भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गई और हायर लेवल पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। उस मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्रेक कर रहे हैं और दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, मतलब कि दो अलग फ्री ऑक्सीजन के एटॉम्स को रिलीज कर दिए। अब जो बचा हुआ एक एक फ्री ऑक्सीजन का एटॉम है, ये फिर से किसी दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपको जो एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा उसी को हम ओजोन मॉलिक्यूल कहेंगे। तो आप देख सकते हो यूवी रेडिएशन स्प्लिट्स एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू टू ऑक्सीजन एटॉम्स एंड फ्री ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द ओजोन। अगर आपसे कोई पूछे हाउ, या एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेता है हाउ ओजोन इज फॉर्म, सिंपली आप कह सकते हो कि ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के ही इंपैक्ट से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। हाँ, यहाँ पे भी एक आयरनी है कि हम लोगों का प्रोटेक्शन अल्ट्रावायलेट रेज से, रेडिएशन से या ओजोन ही करता है, और ओजोन का फॉर्मेशन ये खुद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही करती है। और कैसे, तो ऐसे कि एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद उनको दो फ्री ऑक्सीजन के एटॉम्स में चेंज करता है। अब जो फ्री ऑक्सीजन एटॉम है वो दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और एक नई मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी जिसको हम ओजोन मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको चाहिए कि इससे रिलेटेड जो ये केमिकल इक्वेशन है इसका भी जरूर एक्सप्लेनेशन दे ताकि मार्क्स अच्छे मिल सके। हम लोगों ने देख लिया हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। अब हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड वाइटल चीज को देखने चल रहे हैं कि ओजोन के लेयर के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। तो अर्थ के ठीक अर्थ के ठीक ऊपरी कुछ सतह पर यह पाया गया
कि ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन यानी O3 की जो मात्रा होनी चाहिए उसमें कुछ कमी आ रही है। इसी इंसिडेंट को ओजोन लेयर डिप्लेशन का नाम दिया गया और सबसे पहले ये 1980s के डिकेड में इसको पाया गया था। उसके बाद काफ़ी सारे रिसर्चेस हुए। उन रिसर्चेस में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वाकई में यह कैसे इसकी मात्रा में कमी होते जा रही है। तो बच्चों, साइंटिस्ट ने कुछ निष्कर्ष निकाल कर बताए। हम लोग सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कर रहे थे और कर रहे थे, आपको मैं बता दूं कि ये फ्रीज में इस्तेमाल होता था और फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल होता था। और यही वो केमिकल सब्सटेंस था क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन की मात्रा को कम करते जा रहा था। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे ओजोन की मात्रा को कम करता है, जरा सा इसको देख लेते हैं। आप जानते हो कि हमारे पास एक स्पेशल लेयर है जिसको हम ओजोन कहते हैं और ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन का 3 एटॉम का एक मॉलिक्यूल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स यानी कि फ्रीज या आप कह सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर्स में से रिलीज होती है। अब रिलीज होती है तो उसी टाइम में जो सन की रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये उसको ब्रेक कर देती हैं। काफी ऊंचाई पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल्स के पहुंचने पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन को एक तरीके से सेपरेट कर देती है, ब्रेक कर देती है। अब ये जो फ्री क्लोरीन होता है ये ओजोन पर अटैक करता है। यानी ओजोन पर अटैक करने का मतलब ये हुआ कि ओजोन को अपने साथ रिएक्ट कराता है। रिएक्ट कराने के साथ साथ क्या करता है कि एक प्रोडक्ट इसका बनेगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड और दूसरा होगा O2, यानी O2 सेपरेट हो गए और एक क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बना लिया क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब जैसे ही ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनेगा फिर क्या होगा कि जो फ्री ऑक्सीजन होंगे वो इस क्लोरीन मोनोऑक्साइड को ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद इसका आउटपुट क्या होगा कि वो O2 बन जाएगा। जो फ्री ऑक्सीजन था वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड में कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना लेगा, O2 बना लेगा और फिर से क्लोरीन फ्री हो जाएगा। अब फिर से ये क्लोरीन वही प्रोसेस करेगा जो सबसे पहली बार किया था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन को ब्रेक कर रही थी और यही क्लोरीन फिर से अटैक कर रहा था O3 के ऊपर में और अटैक करने के बाद में फिर इसने बनाया क्लोरीन मोनोऑक्साइड और O2 अलग हो गई और ये साइकिल कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी। और एक क्लोरीन ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये सैकड़ों की संख्या में O3 के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उनको O2 में चेंज कर देगा। तो सिंपल है कि ये CFC O3 को O2 में चेंज कर देता है और इस प्रकार से ओजोन की जो मात्रा है उसको कम करता चला जाता है। इस पूरे इंसिडेंट को ही हम लोग ओजोन डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ हम लोग देखते हैं। 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट की और सभी देशों से एग्रीमेंट इस बात पर की गई कि अब CFC प्रोडक्शन को जल्द से जल्द बंद करना होगा। यानी हमें ऐसे चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल करनी होगी जिन चीज़ों से CFC का प्रोडक्शन होता हो। 1986 के बाद से ये लगातार ये मॉनिटर किया जाते रहा है कि इसमें कितनी प्रतिशत चेंजेस आ चुके हैं या नहीं आई हैं। अब तो खैर सभी किसी के लिए मैंडेटरी है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको ऐसे रेफ्रिजरेटर्स बनाने होंगे जो CFC फ्री हो। तो अगर आपके घर पे भी रेफ्रिजरेटर हो तो आप उसमें ज़रूर चेक करेंगे कि उस पर भी लिखा हुआ होगा CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। तो ये CFC हमारे लिए काफ़ी खतरनाक काम करने वाला था क्योंकि ओजोन की लेयर डिप्लेट कर जाती तो ईजिली सन के रेज में से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जिससे कि स्किन कैंसर वगैरह होती हैं वो सभी अर्थ पे डायरेक्टली आनी शुरू हो जाती, उनका एक्सपोजर सीधे सीधे अर्थ पे हो जाता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए। प्रोबेबली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक भी एक बार डिस्कस कर ली जाए। वेस्ट डिस्पोजल।
बट वेस्ट डिस्पोजल से पहले अभी तक के लिए सिर्फ इतनी ही टॉपिक।